हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिविल सेवा मार्गदर्शन। तो आज है 26 दिसंबर और आज हम फिर एक एडीओ रिलेटेड सेशन लेके आए हैं जिसमें हम की इंग्लिश को कवर करने वाले हैं और इंग्लिश की कुछ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इससे रिलेटेड कुछ कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, हम उन सबको आज डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है which tense is used to denote a habitual action, general truth or a permanent activity। तो क्वेश्चन ये है कि ये कौन सा एक टेंस है जो कि एक हैबिचुअल एक्शन, जनरल ट्रुथ और एक परमानेंट एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करती है यानी कि डिनोट करती है। तो इसका आंसर होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसका आंसर होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम आते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस बेस्ड ऑन टेंस यूसेज। बताइए, हमें करेक्ट सेंटेंस बताना है टेंस के यूसेज पे, यानी कि हमें करंट आइडेंटिफाई करना है। शी हैज रिटर्न 2 days ago, she returned 2 days ago, she had returned 2 days ago या फिर she returns 2 days ago। इसका आंसर होगा she returned 2 days ago। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे she had returned 2 days ago क्यों नहीं होगा? तो देखिए जो यहाँ पे वर्ब है वो ऑलरेडी पास्ट टेंस में है, यानी कि वो रिटर्न कर चुकी है 2 दिन पहले। रिटर्न यहाँ पे रिटर्न्ड है, यानी कि जो उसका एक्शन है वो ऑलरेडी पास्ट टेंस में है, इसलिए शी रिटर्न 2 days ago। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ब्स लाइक ओन, हैव, बिलोंग एंड कंटेन आर टिपिकली नॉट यूज्ड इन विच फॉर्म? ओन, हैव, बिलोंग एंड कंटेन, वो किस फॉर्म में हम इसको यूज नहीं करते हैं? बताइए। तो इसका आंसर होगा कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव फॉर्म। इसका आंसर होगा कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव फॉर्म। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। चूज द करेक्ट वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस। अब हमें वर्ब्स देखना है सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए। इट इज टाइम यू डैश होम, इट इज टाइम यू डैश होम। तो इधर क्या लग सकता है? गो, वेंट, हैव गॉन या विल गो। अब बताइए क्या हो सकता है? तो इसका आंसर होगा वेंट। इसका आंसर होगा वेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच कंजंक्शन इज यूज्ड विद नो सूनर टू डिनोट अ पास्ट इवेंट इमीडिएटली देन फॉलोइंग द अनदर। तो हमें यह बताना है कि नो सूनर के बाद, अगर हम कोई पास्ट इवेंट को डिनोट कर रहे हैं तो नो सूनर के बाद हम किस वर्ड को, हम किस कंजंक्शन को हम यूज कर सकते हैं। अब कंजंक्शन क्या होता है? दो स्टेटमेंट को, यानी कि या फिर कह सकते हैं दो क्लॉज को जो जोड़ता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कंजंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि किसी भी पास्ट इवेंट को डिनोट करने के लिए जब हम नो सूनर वर्ड यूज कर रहे हैं तो उसके बाद हम कौन सा कंजंक्शन यूज करेंगे? तो उसके बाद हम यूज करेंगे देन। देखिए अब यहाँ दो वर्ड है, एक है THEN, एक है THAN। अब इन दोनों में क्या अंतर होता है? THEN वाले देन में और THAN वाले देन में। देखिए जो ये देन होता है THEN, ये होता है उसके बाद देन, है ना। हम जब बोलते हैं ये चीज अब इसके बाद होने वाला है, जैसे कि मैं बोलूं कि एग्जाम्पल, आई अटेंडेड माई क्लासेस देन आई वेंट टू द मार्केट, है ना। यानी कि आई अटेंडेड माई क्लासेस देन आई वेंट टू द मार्केट, यानी कि पहले मैंने अपनी क्लासेस अटेंड की, उसके बाद मैं किधर गई? मैं गई मार्केट। अब देखिए, अब ये समझ गए। अब हम देन की बात करें तो देन मतलब क्या होता है? जो THAN वाला देन है उसको हम कंपैरिजन पर्पस में यूज करते हैं। उसको हम किस में यूज करते हैं? एक काइंड ऑफ कंपैरिजन पर्पस में हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि आई लाइक चॉकलेट्स मोर देन आइसक्रीम, है ना। आई लाइक चॉकलेट्स मोर देन आइसक्रीम, यानी कि मुझे आइसक्रीम से ज्यादा क्या पसंद है? मुझे चॉकलेट पसंद है ना। आई लाइक चॉकलेट्स मोर देन आइसक्रीम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चेंज द वॉइस, यानी कि अब हमें इसमें अगर एक्टिव वॉइस है तो हमें पैसिव में चेंज करना है, या फिर अगर पैसिव वॉइस है तो हमें इसे एक्टिव में चेंज करना है। देखिए तो क्या स्टेटमेंट है? हु टीचेस यू इंग्लिश। अब हमें बताना है इसको अगर हम चेंज करेंगे तो इसका वॉइस क्या होगा? बताइए। तो इसका आंसर होगा बाय होम आर यू टॉट इंग्लिश। इसका क्या आंसर होगा? बाय होम आर यू टॉट इंग्लिश, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है हु टीचेस यू इंग्लिश, ये एक एक्टिव स्टेटमेंट है जिसको कि हमने पैसिव में चेंज किया, और उसका क्या स्टेटमेंट होगा? बाय होम आर यू टॉट इंग्लिश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
in a passive statement if the active verb has written, तो उसका जो पैसिव फॉर्म है वो क्या हो जाएगा, यानी कि किसी भी स्टेटमेंट में अगर एक एक्टिव स्टेटमेंट में अगर हैज रिटन लिखा हुआ है, तो जब हम उस स्टेटमेंट को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वो हैज रिटन क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हैज बीन रिटन। तो क्या हो जाएगा, हैज बीन रिटन। चलिए अब बोलते हैं विच मॉडल एक्सप्रेसेस पास्ट एबिलिटी। तो पास्ट एबिलिटी को कौन रिप्रेजेंट करता है, कुड। क्या होगा, क्या रिप्रेजेंट करता है, कुश, कुड। जैसे कि आई विश आई कुड डू दिस, जैसे और के एग्जांपल, I wish I could celebrate Christmas with my family. I wish I could have done that. I wish I could have done this. ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं complete the correct model. Walk carefully lest you dash fail. Walk carefully lest you dash fail. अब लेस्ट का मतलब क्या होता है, लेस्ट जो होता है वो एक हम इंग्लिश में एक एक्सप्रेशन को यूज करते हैं जो क्या डिनोट करता है, जो किसी भी टाइप का जो प्रिकॉशन होता है ना, किसी भी डर को, प्रिकॉशन को जब हम उसको एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हम किस वर्ड से यूज करते हैं, लेस्ट वर्ड से यूज करते हैं। अब चलिए यहाँ स्टेटमेंट में क्या देख के पता चलेगा, वॉक केयरफुली लेस्ट यू डैश फॉल, है ना। वॉक केयरफुली मतलब यहाँ पे प्रिकॉशन दिया जा रहा है तुमको कि तुम ढंग से चल लो नहीं तो तुम गिर जाओगे, है ना। यह क्या बता रहा है, लेस्ट वर्ड यहाँ पे प्रिकॉशन बता रहा है कि आप ढंग से चलिए थोड़ा, नहीं तो आप उस गड्ढे में गिर जाएंगे। चलिए तो यहाँ पे क्या होगा, एक चीज हमेशा याद रखेंगे, लेस्ट के साथ हमेशा शुड आता है, लेस्ट के साथ हमेशा शुड आता है, यानी कि अगर हम स्टेटमेंट को कंप्लीट करें, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, ठीक है, याद रखिएगा लेस्ट के बाद हमेशा शुड लगता है। अब हम बताएंगे आइडेंटिफाई द क्लॉज टाइप, ठीक है। आई नो द मैन हु केम हियर यस्टरडे, आई नो द मैन हु केम हियर यस्टरडे, तो इसका आंसर होगा पहला पहला ऑप्शन बताते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज या फिर प्रिंसिपल क्लॉज। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा एडजेक्टिव क्लॉज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच सेंटेंस कंटेन्स अ नाउन क्लॉज, विच सेंटेंस कंटेन्स अ नाउन क्लॉज। आई नो वेयर ही लिव्स, दिस इज द हाउस वेयर ही लिव्स, आई शैल गो वेयर ही लिव्स, या फिर ही लिव्स इन अ बिग हाउस। तो इसका आंसर होगा आई नो वेयर ही लिव्स। क्या होगा, इसका आंसर होगा आई नो वेयर ही लिव्स। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करें, आई नो वेयर ही लिव्स, देखिए तो ये आई जो होगा, आई क्या होगा, क्योंकि हम यहाँ पे लिख के आपको बताते हैं, आई नो वेयर ही लिव्स। अब इसका अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करें इस स्टेटमेंट का, तो ये आई है, आई क्या बताएगा आपको, आई हो जाता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में भी अगर हम स्पेसिफाई करें पार्ट्स ऑफ स्पीच तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पर्सनल प्रोनाउन, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा पर्सनल प्रोनाउन। देखिए नो, नो क्या है यहाँ पे, नो यहाँ हमारा एक्ट करेगा वर्ब की तरह, किसकी तरह, वर्ब की तरह, हम जान रहे हैं, तो हमारा एक्शन क्या है, इस स्टेटमेंट में एक्शन क्या हो रहा है, नो, हम जान रहे हैं कि वो उधर रहता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा वर्ब वेयर ही लिव्स, और ये वेयर ही लिव्स जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, क्या होगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट की तरह काम करने वाला है। चलिए अब नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन की, द फ्रेज यूज टू डिनोट्स, यूज टू किसको डिनोट करता है, प्रेजेंट हैबिट, फ्यूचर प्लान, डिसकंटिन्यूड पास्ट हैबिट, या फिर कंटिन्यूअस एक्शन, ठीक है। तो ये यूज टू किसको डिनोट करते हैं, तो जैसे कि इसका पहले मैं आंसर बता दूं, इसका आंसर होगा डिसकंटिन्यूड पास्ट हैबिट, क्या होगा, डिसकंटिन्यूड पास्ट हैबिट। अब चलिए तो यूज टू मतलब यहाँ पे, अब जैसे हम कहते हैं ना कि आई यूज टू हैव जंक फूड, आई यूज टू हैव जंक फूड, या फिर कोई भी आप एक रैंडम आप अपने रियल लाइफ से एक स्टेटमेंट ले सकते हैं, जैसे कि आई यूज टू हैव जंक फूड, यानी कि मैं पहले जंक फूड खाया करती थी बट आज मैं नहीं खाती हूँ, आज मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी रही हूँ। एग्जाम्पल में यही जो अभी मैंने स्टेटमेंट बोला, आई यूज टू हैव जंक फूड, मतलब ये एक पास्ट एक्टिविटी है जो कि अब नहीं होता है, पहले हुआ करता था, मैं पहले खाया करती थी, आज मैं नहीं खाती हूँ, यानी कि आज मेरे लाइफ में ये एक्टिविटी डिसकंटिन्यू हो चुकी है, मेरा ये हैबिट चेंज हो चुका है, ठीक है। इसलिए यूज टू क्या होता है, अ डिसकंटिन्यूड पास्ट हैबिट। तो इस एग्जाम्पल से आई होप आपको ये स्टेटमेंट समझ में आया हो। चलिए
choose the correct preposition. She is addicted to smoking. She is addicted to smoking. चलिए smoking हटा देते हैं, अच्छा वर्ड नहीं है, रीडिंग लिख देते हैं, ठीक है। चलिए, शी इज एडिक्टेड डैश रीडिंग, तो इसका क्या होगा? तो देखिए, जब भी हम एडिक्टेड वर्ड यूज करते हैं, यानी कि हम एडिक्टेड है किससे? किसी एक पर्टिकुलर चीज से। जैसे इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में शी इज एडिक्टेड डैश रीडिंग, यानी कि उसको रीडिंग से एक लगाव है, उसको एक नशा है, वो उसके बिना रह नहीं सकती है ना। तो एडिक्टेड के बाद एडिक्शन, एडिक्टेड के बाद हमेशा क्या यूज होता है? टू। शी इज एडिक्टेड टू रीडिंग, ठीक है। चलिए, which verb is followed by a direct infinitive word to active voice? ठीक है, which verb is followed by a direct infinitive यानी without to in active voice, ठीक है। तो इसका आंसर क्या, पहले ऑप्शन देखते हैं, want, make, ask या hope। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, अब ये वर्ड है, यहाँ पे बोला है कि ऐसा कौन सा वर्ड है जिसमें कि हमें टू आगे नहीं लगाना होता है, ठीक है। अब ऑप्शन में अगर हम देखें तो जैसे है ना, want के बाद लगता है आई वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन, है ना, आई वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन, यानी कि ये तो नहीं होगा, है ना। आस्क की अगर हम बात करें तो आई वॉन्ट टू आस्क यू अ क्वेश्चन, है ना, आई वॉन्ट टू आस्क यू अ क्वेश्चन, यानी आस्क के बाद भी टू लग रहा है। होप की बात करें तो आपको एक सेंटेंस बनाइए जिसमें आप खुद ये सेंटेंस एक फॉर्मेशन करिए। इससे क्या होगा कि आपका जो स्पीकिंग पार्ट है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, सब इंप्रूव होने वाला है, आपका स्पीच इंप्रूव होगा। तो ये होप से आप एक स्टेटमेंट बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए, तो इसका आंसर होगा मेक, क्योंकि मेक के बाद हम टू यूज नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कि आई मेक बिस्किट्स, है ना, आई मेक बिस्किट, यानी कि मैं बिस्किट बनाती हूँ, है ना, आई मेक बिस्किट। तो बिस्किट क्या मैंने ये बोला, आई मेक टू बिस्किट, ये तो हम यूज नहीं करते ना, आई मेक बिस्किट्स, ठीक है। चलिए, अब करेक्ट द सेंटेंस, आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू। चलिए, अब इसका बताइए, आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू, इसका क्या करेक्ट स्टेटमेंट हो सकता है? तो ऐसे केसेस में क्या होता है ना कि आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू, तो अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो सही सेंटेंस है, हम तो डेली लाइफ में यही यूज करते हैं, तो ये गलत स्टेटमेंट है। तो इसका ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। तो इसका ग्रामेटिकली करेक्ट स्टेटमेंट देखिए तो क्या होता है, आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। क्या होता है? आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, है ना। अब इसका मीनिंग अगर हम समझे, आई लुक फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, यानी कि मैं आपसे आगे भी मिलूंगी, है ना। मेरा ये ख्याल है कि आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, यानी कि मेरा ख्याल है मैं आगे भी आपसे मिलती रहूंगी, ठीक है, इसका ये मतलब है। चलिए, व्हाट इज द पैसिव वॉइस ऑफ पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड? इसका अब हम पैसिव बताएंगे, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसका आंसर क्या होगा? इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसका हमने पैसिव क्या बनाया? इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि यहाँ पे जो ये पीपल है, पीपल को हमने क्या कर दिया? पीपल को हमने ड्रॉप कर दिया। जो सब्जेक्ट था हमारा एक्टिव स्टेटमेंट में, उसको हमने क्या किया है? उसके सब्जेक्ट को यानी पीपल को हमने पैसिव में ड्रॉप कर दिया है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which of these takes a singular verb? इसमें क्या है? which of these takes a singular verb? पहला, many students, a number of boys, the number of boys या फिर several boys, है ना। अब सिंगुलर वर्ब का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा वर्ब जो कि क्या दिखा रहा है? जो सिंगुलैरिटी शो कर रहा है। अब इस क्वेश्चन में ऐसा कौन सा वर्ड है? देखिए, तो इसका आंसर होगा द नंबर ऑफ बॉयज। इसका मतलब क्या होगा? द आंसर द नंबर ऑफ बॉयज। चलिए, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। ब्रेड एंड बटर आर माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, ब्रेड एंड बटर हैज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, ब्रेड एंड बटर वर माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। तो पहले ही इन ऑप्शन से देखा जाए तो सी तो पहले ही कट जाएगा हमारा, ठीक है। ब्रेड एंड बटर, अब मुझे बताएंगे, अब आपके बीच में कंफ्यूजन होगा कि ये होगा ए, बी या डी, तीनों में से कोई एक होगा, क्योंकि सी तो पहले ही हट चुका है। अब बहुत लोग का आंसर ये होगा, ब्रेड एंड बटर आर माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, है ना। ब्रेड एंड बटर आर माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। क्यों आप बोलेंगे? क्योंकि ब्रेड भी है, बटर भी है ना। तो अब दो चीजें हो रही है साथ में, ब्रेड भी है, बटर भी है, यानी कि एक सिंगुलरिटी से ज्यादा है, तो हम आर क्यों नहीं यूज करेंगे? जबकि ये बोला गया है ना कि अगर सिंगुलर हो तब हम इज यूज करते हैं, लेकिन अगर प्लूरल हो तो हम क्या यूज करेंगे? हम आर यूज करेंगे।
अगर आपका ये सोच है तो आप एक नंबर काट लीजिए खुद के लिए, क्योंकि ब्रेड एंड बटर आर माय फेवरेट ब्रेकफास्ट नहीं होगा। हमारा फेवरेट ब्रेकफास्ट देखिए, जो चीज साथ में जाए ना, जो उनका एक मीनिंग बने, जैसे ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर एक साथ हो रहा है ना, ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। इसका आंसर होगा ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। जैसे कि हम कहते हैं ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यानी कि ये जो स्लो एंड स्टडी है, इसके बिना ये क्या है, ये एक हम इसको कलेक्टिव, यानी कि हम एक लौता इसको लेके चल रहे, इसको हम सिंगुलर लेके चल रहे। क्यों? क्योंकि ये हमेशा एक साथ ही आती है ना। बटर की जगह अगर आप बोलेंगे ब्रेड एंड जैम, ओके, तो ब्रेड एंड जैम इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। अगर हम ये बोले कि ब्रेड एंड टी, ब्रेड एंड टी साथ में जा रहा है, तो ब्रेड एंड टी इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एज वेल एज। ठीक है, जो एज वेल एज होता है तो वर्ब किसके साथ जाएगा? सेकंड सब्जेक्ट के साथ, फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ, द नियरेस्ट सब्जेक्ट के साथ, या फिर दोनों सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, अब देखिए एज वेल एज क्या होता है, तो दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? हम एज वेल एज को यूज कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं एक आपको एग्जाम्पल बताती हूँ, एक स्टेटमेंट लिखती हूँ। जैसे कि मेरा नाम है ईशा, ठीक है, मेरा नाम है ईशा, ईशा as well as as well as her friends dash going to the गोइंग टू द फेयर, फेयर मतलब मेला। तो क्या स्टेटमेंट है? ईशा एज वेल एज हर फ्रेंड्स डैश गोइंग टू द फेयर। तो यही तो पूछ रहा है कि ये डैश में हमारा क्या लगेगा, है ना, डैश में। और पूछा गया है कि इफ द टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय, यानी कि अच्छा क्वेश्चन यह है कि ये एज वेल एज किस सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। चलिए अब देखते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं दो लिख सकते हैं, इस डैश में हम दो चीज लिख सकते हैं। पहला क्या, तो जब हमको अगर स्टेटमेंट ज्वाइन करना होगा, देखिए पहला हम क्या लिख सकते हैं? पहला लिख सकते हैं ईशा एज वेल एज हर फ्रेंड्स डैश गोइंग टू द फेयर। तो आप लोगों का पहला रिस्पॉन्स क्या होगा? आर गोइंग, है ना, आर होगा। इसका एक और हो सकता है इज। अब मुझे बताइए आर और इज दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही बैठेगा, इस स्टेटमेंट में सही बैठेगा। चलिए, तो देखिए इस स्टेटमेंट में अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो सबसे पहले जो है क्या होगा? इज यूज होगा। अब ये इज क्यों यूज हो रहा है और इस इज का इस क्वेश्चन के साथ क्या रिलेशन है, मैं आपको बताती हूँ। चलिए, ईशा एज वेल एज हर फ्रेंड्स इज गोइंग, चलिए इसको हम काट देते हैं, इज गोइंग टू द फेयर। जब भी एज वेल एज यूज होता है तो जो हमारा वर्ब है उसका किससे हम रिलेशन करते हैं? उसका हम फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ रिलेशन करते हैं। इस चीज को याद रखिएगा, जब भी एज वेल एज यूज होता है तो हम हमेशा वर्ब को, वर्ब की जो सिंगुलैरिटी है या प्लूरलिटी है, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, किससे कनेक्ट करते हैं? हम फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करते हैं। अब फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? देखिए ईशा एज वेल एज हर फ्रेंड्स, ठीक है, तो ईशा जो है वो भी एक सब्जेक्ट है। वो अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करें तो ईशा क्या है? यहाँ पे भी एक सब्जेक्ट है। हर फ्रेंड्स, भाई फ्रेंड्स भी तो सब्जेक्ट है, यहाँ पे फ्रेंड्स भी तो सब्जेक्ट है। गोइंग क्या हो जाएगा? गोइंग हमारा वर्ब हो जाएगा। फेयर क्या हो जाएगा? फेयर हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है कि नहीं? कहाँ जा रहा है? फेयर में जा रहे हैं, सब्जेक्ट किधर जा रहा है? फेयर जा रहा है। तो हम इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब देखिए ईशा ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट सब्जेक्ट। और फ्रेंड्स क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी हमारी सेकेंड सब्जेक्ट। यानी कि अब हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट का जो भी नेचर होगा हम उसके बेसिस पे एज वेल एज के बाद हम क्या यूज करेंगे? इज या फिर आर। समझ में आया? यानी कि ईशा एक अकेली, मैं एक लौती हूं, मैं और मेरे कुछ दोस्त, हम साथ में कहाँ जाने वाले हैं? हम साथ में मेला जाने वाले हैं। अब सिंस मैं सिंगुलर हूं यहाँ पे, तो इसीलिए एज वेल एज के बाद क्या यूज होगा? एज वेल एज के बाद इज यूज होगा। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं नहीं हूं, या मान लीजिए अगर इसका सब्जेक्ट ये जो है ये ईशा ना होके मान लीजिए कोई दूसरा सब्जेक्ट हो, जो फर्स्ट सब्जेक्ट हो वो प्लूरल हो, मान लीजिए कोई भी एक एग्जांपल आप लीजिए, तब उस केस में यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? तब उस केस में यहाँ आंसर आर हो जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एज वेल एज के बाद जो वर्ब है वो किसके साथ एग्री करने वाला है?
जो मैंने बोला, इस स्टेटमेंट को आप याद रखिएगा, ठीक है। आप इसमें अपना नेम भी यूज कर सकते हैं। इस स्टेटमेंट, इस एग्जाम्पल के थ्रू जो है आप इस रूल को याद रख सकते हैं। तो किसके साथ अग्री करेगी? फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ अग्री करेंगे। चलिए, चूज द करेक्ट फॉर्म। अनलेस यू वर्क हार्ड यू डैश नॉट पास। अनलेस यू वर्क हार्ड यू डैश नॉट पास, यानी कि ये एक कंडीशनल स्टेटमेंट आता है, इसको हम कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। यानी कि हमारे सामने एक कंडीशन रखा जा रहा है। मतलब क्या है कि जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तुम पास नहीं होगे, है ना। जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तुम पास नहीं होने वाले हो, है ना। अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, है ना। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, ये कंडीशनल स्टेटमेंट का एग्जाम्पल है। चलिए, which of the following is a stative verb typically not used in a continuous tenses? इसका आंसर ऑप्शन देख लेते हैं। रन, ईट, राइट, नो। तो इसका आंसर होगा नो। नो मतलब KNOW वाला, NO वाला नहीं, ठीक है। What is the past participle of the word lie? तो ये किसके रेफरेंस में है? lie मतलब लेटने, रेस्ट करने वाला, झूठ बोलने वाला नहीं। तब देखिए, इसका अगर हम डिग्रीज देखते हैं तो क्या होगा? पहला है लाई, है ना। उसके बाद होगा लाइड, जैसे कि आई लाई ऑन द फ्लोर, है ना। आई लाई ऑन द फ्लोर मतलब मैं फ्लोर पे लेटी हुई हूं, ठीक है। अब लाइड की बात करें तो आई लाइड ऑन द बेड, आई लाइड ऑन द बेड 2 hours ago, यानी कि 2 घंटे पहले मैं बेड पे लेटी हुई थी। अभी मैं जमीन पे लेटी हुई हूँ। आई लाई ऑन द फ्लोर, अभी मैं जमीन पे लेटी हुई हूँ। 2 घंटे पहले मैं बेड पे लेटी हुई थी, है ना। आई लाइड ऑन द बेड 2 hours ago। थर्ड फॉर्म की बात करें तो वो क्या होगा? वो होगा लेन। वो क्या होगा? लेन। चलिए, क्या होगा? रुकिए, वो क्या होगा? लेन, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अब हमें एरर आइडेंटिफाई करना है। ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज हु हैज डन द वर्क। ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज हु हैज डन द वर्क, यानी कि अब देखिए क्या बोला जा रहा है। पहला हमें एरर आइडेंटिफाई करना है। आप ऑप्शन देख लीजिए। तो एरर क्या हो सकता है? इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज हु हैज डन द वर्क, है ना। तो अब इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसका आंसर होगा हु एज। हु एज जो है वो एक गलत वर्ड है, यहाँ पे एरर है। यहाँ पे कैसे? चलिए देखते हैं। पहले तो इसका आंसर होगा हु हैव। ये हैज नहीं होगा, ये होगा हैव। ये क्या होगा? ये होगा हैव। हैव क्यों होगा? देखिए, ये है जितने भी बेस्ट बॉयज है वो उनमें से एक लड़का है जिसने की काम किया है, यानी कि उन बेस्ट बॉयज में से वो एक मात्र लड़का है जिसने की काम किया है। इसलिए हम यहाँ पे जो हैव है हम इसके रिस्पेक्ट में हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, अब पैसिव वॉइस बताएंगे ओपन द डोर का। पैसिव वॉइस बताएंगे ओपन द डोर का। द डोर मस्ट बी ओपन, द डोर इज ओपन, लेट द डोर बी ओपन, लेट द डोर ओपन, ठीक है। तो ओपन द डोर, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? लेट द डोर बी ओपन। अब बहुत लोगों के मन में ये सब सवाल आएगा, द डोर मस्ट बी ओपन क्यों नहीं है? देखिए, तो ये जो ओपन द डोर है तो ये मेंशन तो नहीं किया गया है कि ये एक कमांड है जो फॉलो करना है, यानी कि आप ऑब्लिगेटरी नहीं है कि नहीं आपको गेट खोलना ही खोलना है। तो ये जो इसका पैसिव वॉइस है, द डोर मस्ट बी ओपन, यानी कि ये एक कंपल्शन दे रहा है कि आपको जो है डोर को खोलना ही खोलना है। आपके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन ये यहाँ पर एक नॉर्मल सेंटेंस है, यानी कि दरवाजा खोलिए, ओपन द डोर। तो इसलिए इसका हम पैसिव क्या करेंगे? लेट द डोर भी ओपन, यानी कि आप दरवाजे को खोलने दो। चलिए, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। मॉडल इंडिकेटिंग प्रोहिबिशन। मॉडल इंडिकेटिंग प्रोहिबिशन, मस्ट नॉट, नीड नॉट, मे नॉट, विल नॉट। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मस्ट नॉट। इसका आंसर होगा मस्ट नॉट। देखिए, प्रोहिबिशन मतलब क्या हुआ कि हम किसी भी चीज को लेके जब मना करते हैं यानी कि स्ट्रिक्टनेस दिखाते हैं कि नहीं करना है। जैसे कि बहुत जगह आप बोर्ड देखेंगे ना, पार्किंग इज प्रोहिबिटेड, यानी कि पार्किंग इज प्रोहिबिटेड, यानी कि आपको नहीं पार्क करना है, मना है वहां पे। तो मस्ट जो होता है, मस्ट एक आपका एक सुपीरियोरिटी शो करता है प्रोहिबिशन में, यानी कि एक वेट डालता है। मस्ट मतलब जो मस्ट होता है यानी कि नहीं, करना ही करना है। जैसे कि ये मस्ट, प्रोहिबिशन में हम मस्ट जो है ये एक वेट डालता है किस पे? मस्ट नॉट। किस पे डालेगा? प्रोहिबिशन पे। चलिए,
जैसे कि सिर्फ प्रोहिबिशन की बात नहीं करी, जैसे बोलते हैं ना यू मस्ट अटेंड द क्लासेस, यू मस्ट अटेंड द क्लासेस, यानी कि तुम्हारे लिए जरूरी है, तुम्हारे लिए कंपलसरी है, तुमको करना चाहिए, तुम्हें क्लास करना चाहिए, यू मस्ट अटेंड द क्लासेस। यू मस्ट नॉट बंक द क्लासेस, है ना, यू मस्ट नॉट बंक द क्लासेस, यानी तुम्हें क्लासेस बंक नहीं करना चाहिए, है ना। तो इसलिए प्रोहिबिशन के साथ मस्ट नॉट हम इंडिकेट कर रहे हैं। चलिए अब इसमें बताएंगे एडवर्ब क्लॉज कौन सा है, इसमें बताएंगे एडवर्ब क्लॉज कौन सा है। इफ यू गो, बिकॉज ही वॉज इल, वेयर ही लिव्स एंड व्हेन ही केम, इसका आंसर होगा बी, बी बिकॉज ही वॉज इल, क्योंकि ये रीजन से शुरू हो रहा है, जब बिकॉज से शुरू हो रहा है यानी कि एक रीजन दिया जा रहा है, क्योंकि ये बीमार था इसलिए ये नहीं हुआ। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स करें, आई विश आई डैश अ किंग, आई विश आई डैश अ किंग। तो अब आप आंसर देंगे कि आई विश आई वॉज अ किंग, है ना, आई विश आई वॉज अ किंग, तो ये गलत है। देखिए जब भी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन आता है, क्योंकि ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, आप राजा कैसे बनेंगे, मोनार्की है ही नहीं इस कंट्री में, तो आप राजा कहां से बनेंगे, यानी कि तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो गया। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे आई विश आई वर अ किंग, आई विश आई वर अ किंग। हाइपोथेटिकल सिचुएशन के लिए क्या यूज होगा, आई विश आई वर अ किंग। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कंप्लीट। Scarcely had he gone dash a policeman knocked, scarcely had he gone a policeman knocked, ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका आंसर होगा देन, इसका आंसर होगा व्हेन, सॉरी व्हेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीड एक्ट्स एज अ मॉडल ऑक्सिलरी लियरी मोस्टली इन, नीड जो है ये एक मॉडल ऑक्सिलरी की तरह कब काम करता है, दोनों नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, दोनों में काम करते हैं। चलिए करेक्ट यूसेज ऑफ सिंस, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस डैश इंडिया, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही डैश इंडिया। सिंस कब हम यूज करते हैं, जब हमने कोई चीज बहुत पहले जिसका एक रिलेशन काफी पहले से होता है, तो जैसे कि क्या है, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया, क्या होगा, सिंस ही लेफ्ट इंडिया, यानी कि जब से वो इंडिया छोड़कर गया है मैंने उसे तब से नहीं देखा है। तो समझ में आया ये इसका मीनिंग। चलिए बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, यहाँ पे बार्किंग क्या है बताएंगे, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, तो ये स्टेटमेंट है बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, तो यहाँ पे ये किसकी तरह यूज होने वाला है, ये एक जेरंड की तरह यूज होने वाला है, किसकी तरह यूज होने वाला है, जिरेंट की तरह यूज होने वाला है। जिरेंट क्या होता है, जब किसी वर्ब में हम आईएनजी लगाते हैं, ठीक है, जब हम किसी वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है बार्क, बार्क में क्या यूज किया हमने, आईएनजी, और जब ये नाउन की तरह, नाउन या एडजेक्टिव की तरह काम करे स्टेटमेंट में, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं जेरेंट, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं जेरेंट। जैसे कि इस स्टेटमेंट में बात करेंगे तो आपके दिमाग में आएगा भाई बार्किंग, बार्किंग तो वो बार्क कर रहा है ना, वो तो बार्क कर रहा है, तो ये तो सिर्फ वर्ब है, यहाँ पे नाउन की तरह ये कैसे काम करेगा। देखिए बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, यानी कि अगर हम इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करें, देखिए डॉग्स क्या हुआ, डॉग तो यहाँ पे नाउन हो गया, सेल्डम बाइट, सेल्डम मतलब क्या हुआ, बाइट मतलब क्या हुआ, सेल्डम मतलब कभी कभी, है ना, सॉरी फ्रीक्वेंसी ये शो करता है, बाइट, बाइट यहाँ पे मतलब वो काट रहा है, तो बाइट यहाँ पे क्या हो जाता है, वर्ब हो जाता है, और किसी भी वर्ब को जो डिफाइन करता है यानी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को बताते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है एडवर्ब, यानी कि ये सेल्डम जो है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है, वो वर्ब का कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है, तो क्या होगा, इसका होगा सेल्डम। तो बार्किंग डॉग ये जो है, बार्किंग भी जो है ये भी ये एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, किसके लिए, डॉग्स के लिए, है ना, डॉग्स जो बार्क कर रहे हैं, है ना, डॉग्स जो बार्क कर रहे हैं, यानी कि नाउन जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहा है, बार्किंग यहाँ पे क्या है, बार्किंग यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ठीक है, जेरेंड है, लेकिन मैंने क्या बोला, वर्ब प्लस आईएनजी जो कि नाउन या फिर एडजेक्टिव की तरह काम करे उसको हम जेरेंड बोलते हैं। चलिए अब हम फटाफट फटाफट सभी स्लाइड्स को हम कवर करते हैं। which verb correctly fills the blank, the police dash arrested the thief, the police dash arrested the thief, तो देखिए इसका आंसर होगा पुलिस हैज अरेस्टेड द थीफ। देखिए पुलिस जो है उसको हम एक सिंगुलर की तरह हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि एक नहीं होता है ना, पुलिस तो पूरा ग्रुप होता है, तो उसको हम सिंगुलर कंसिडर करेंगे।
पैसिव ऑफ ही गेव मी अ बुक, ठीक है, ही गेव मी अ बुक यानी द अ बुक वाज गिवन टू मी बाय हिम। चलिए, आइडेंटिफाई द एरर, नाइदर ऑफ द टू मेन वर प्रेजेंट, नाइदर ऑफ द टू मेन वर प्रेजेंट यानी कि दोनों में से कोई भी मेन, कोई भी आदमी वहां प्रेजेंट नहीं था, तो ये वर नहीं होगा, वर नहीं होगा, आंसर है वर, करेक्ट जो है ये होगा was। which word is followed by to, which word is followed by to, तो इसका आंसर होगा prefer। जैसे कि होता है I prefer maths to science, I prefer maths to science यानी मुझे मैथ्स पसंद है साइंस से भी ज्यादा, I prefer maths to science। चलिए, बाय नेक्स्ट ईयर आई डैश माई स्टडीज, बाय नेक्स्ट ईयर आई डैश माई स्टडीज, आई विल हैव फिनिश्ड माई स्टडीज, क्योंकि मैंने एक टाइमलाइन लगा दिया है कि अगले साल तक जो है मेरी पढ़ाई खत्म हो जाएगी, ठीक है। द सेंटेंस ही इज टू वीक टू वॉक कैन बी री रिटन एज, आंसर होगा ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। चलिए, he let me dash, he let me क्या होगा, he let me go, I made him dash the letter, I made him write the letter, passive of I know him, passive of I know him, he is known to me, क्या होगा, he is known to me, by me नहीं होगा। which sentence uses the correct order of pronoun, pronoun क्या है, which uses the correct order of pronoun। चलिए, तो इसका आंसर होगा you, he and I। देखिए, जब भी हम you, he and I यानी कि you यानी you आप देख रहे हैं ना, वो हो गए मेरे पर्सपेक्टिव से, मेरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो मैं कौन हूं, मैं आई, यू आप हुए, ही। मान लीजिए आपके बगल में कोई दोस्त बैठा हुआ है जो कि ये वीडियो देख रहा है, तो यू, मी, यू, आई एंड ही सिंगुलर प्रोनाउन हुए, हम एक एक इंसान की बात कर रहे हैं, तो उस केस में जब हम ऑर्डर करते हैं तो वो क्या होता है, 2-3-1, इसको याद रखिएगा, 2-3-1 यानी कि यू क्या होता है, सेकंड ऑर्डर होता है। मेरे पर्सपेक्टिव से फर्स्ट इंसान कौन हुआ, फर्स्ट पर्सन कौन हुआ, मैं, आई, सेकंड पर्सन कौन हुआ, यू, और हम किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं यानी कि ही, ठीक है। तो ऑर्डर क्या होगा, 2-3-1 याद रखिएगा, यू, ही एंड आई, और ये होता है सिंगुलर प्रोनाउंस के केस में, सिंगुलर प्रोनाउंस के केस में। चलिए, सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म 50 माइल्स डैश अलोंग डिस्टेंस, देखिए इसका आंसर होगा ए। तो जितना भी डिस्टेंस वगैरह है, डिस्टेंस को हम सिंगुलर मानते हैं, जैसे कि 50 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, 10 किलोमीटर्स इज लॉन्ग डिस्टेंस, 2 किलोमीटर्स इज अ शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है, हम इसमें आर यूज नहीं करते हैं। माई फादर डील्स डैश शुगर, माई फादर डील्स डैश शुगर, तो इसमें क्या होगा, माई फादर डील्स इन शुगर यानी कि मेरे पापा किसमें ट्रेड कर रहे हैं, किसका बिजनेस है, वो शुगर में वो डील करते हैं, ठीक है। चलिए, विच मॉडल इज यूज फॉर मॉरल ऑब्लिगेशन, मॉरल ऑब्लिगेशन में कौन यूज होता है, ought to, क्या होता है, ought to। करेक्ट द एरर, ही एंटर्ड इनटू द रूम, ही एंटर्ड इनटू द रूम, इसमें एरर क्या होगा, इसमें एरर क्या होगा बताएंगे, तो इसमें जो एरर होगा वो होगा ही एंटर्ड इनटू द रूम। देखिए, ये जो है इनटू, इंटू में गलत होगा। देखिए, इंटू मतलब क्या होता है, इंटू मतलब क्या होता है कि आप कहीं बाहर से आप अंदर की तरफ जा रहे हो, जैसे मैं बोलूं कि द कैट रैन इनटू द रूम, द कैट रैन इनटू द रूम यानी कि रूम के अंदर बिल्ली भाग के गई है ना। अब इस स्टेटमेंट में क्या है, ही एंटर्ड द रूम, अब एंटर्ड मतलब भी तो होता है कि आप बाहर से अंदर जा रहे हो, इंटू मतलब भी वही होता है, तो ये आप दोनों तो साथ में आप यूज नहीं कर सकते हो ना, इसलिए यहाँ इनटू नहीं होगा और करेक्ट स्टेटमेंट होगा ही एंटर्ड द रूम, ठीक है। लेकिन अगर ये होता ही रैन इनटू द रूम यानी वो भाग कर रूम के अंदर गया, ठीक है, तो यहाँ पे इनटू गलत वर्ड होगा, एरर होगा। द प्लूरल ऑफ इंफॉर्मेशन इज, देखिए इंफॉर्मेशन जो होता है ये अनकाउंटेबल नाउन में आता है, तो इंफॉर्मेशन को हम काउंट नहीं कर सकते। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत सारा इंफॉर्मेशन है मेरे पास, मुझे हर चीज, बहुत चीजों की मुझे नॉलेज है ना, मुझे एकेडमिक चीजों की भी नॉलेज है, नॉन एकेडमिक की भी नॉलेज है। अब उस एकेडमिक में मुझे बहुत चीजों की नॉलेज है, नॉन एकेडमिक एरिया में भी मुझे काफी चीजों की नॉलेज है, तो हम इंफॉर्मेशन को हम कभी काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका प्लूरल भी क्या होगा, इंफॉर्मेशन ही होगा, ठीक है, इंफॉर्मेशन ही होगा। इंजॉय इज अ वर्ब दैट इज टिपिकली फॉलोड बाय, अभी मैंने आपको जेरेंड के बारे में बताया, अभी मैंने आपको जेरेंड के बारे में बताया, जो कि क्या होता है, वर्ब में अगर हम आईएनजी ऐड करते हैं, वर्ब में अगर हम आईएनजी ऐड करते हैं और कलेक्टिव जो बन रहा है वो नाउन या फिर एडजेक्टिव की तरह अगर काम करे तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम जेरेंड बोलते हैं। चलिए, इफ आई हैड वर्कड हार्ड, इफ आई हैड वर्कड हार्ड आई वुड हैव पास्ड, इफ आई हैड वर्कड हार्ड आई वुड हैव पास्ड, सॉरी आई वुड नहीं होगा, आई वुड होगा, आई वुड पास।
क्या होगा? आई वुड पास। ये फिर से एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। चलिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ईडियम टू रीड बिटवीन द लाइंस? व्हाट इज टू रीड बिटवीन द लाइंस? यानी कि किसी भी चीज की हिडन मीनिंग को समझने को हम क्या कहते हैं? टू रीड इन बिटवीन द लाइंस। ठीक है। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ फास्ट। ही इज अ फास्ट रनर। क्या होगा? ही इज अ फास्ट रनर। ही इज अ फास्ट रनर, यहाँ होगा एडजेक्टिव। अब देखिए, इसका अगर हम पूरे सेंटेंस को अगर हम तोड़े, पूरे सेंटेंस की हम पार्ट्स ऑफ स्पीच निकाले, तो देखिए ही क्या होगा? ही हमारे यहाँ एक सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। इज जो है वो वर्ब की तरह काम करेगा, और स्पेसिफिकली देखे तो लिंकिंग वर्ब की तरह काम करेगा, क्योंकि यहाँ वो लिंक कर रहा है स्टेटमेंट को, मेन वर्ब की तरह ये काम नहीं करेगा। जो ए है वो आर्टिकल हो जाएगा, जो आपको पता है आर्टिकल में ए एंड द ये सब यूज होता है। अब देखिए, फास्ट रनर, रनर जो है यहाँ पे एक नाउन की तरह काम करेगा। देखिए, रनर मतलब क्या? जो रन करता है ना। अब जैसे कि मैं यहाँ एक टीचर की तरह काम कर रही हूँ, है ना। मैं यहाँ आपको पढ़ा रही हूँ, यानी कि आई एम टीचिंग यू, यानी कि प्रोफेशन वाइज मैं क्या कर रही हूँ? मैं एक टीचर हूँ आपके लिए। तो टीचर वर्ड क्या होता है? टीचर वर्ड क्या होता है? एक नाउन होता है। तो उसी तरह यहाँ पे रनर जो है वो किसकी तरह है? नाउन की तरह काम करता है। और किसी भी नाउन के कैरेक्टरिस्टिक्स को जो बताता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। उसको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। और यहाँ रनर का एडजेक्टिव क्या है? रनर का एडजेक्टिव है फास्ट, यानी कि वो फास्ट दौड़ता है, इसलिए ये फास्ट जो है वो एडजेक्टिव है। चलिए, तो आज हमारे साथ इतने ही क्वेश्चंस थे। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, देन प्लीज लाइक दिस सेशन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल सिविल सेवा मार्गदर्शन। थैंक यू सो मच।